एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे आवाज सही है? आवाज की कोई प्रॉब्लम? वॉइस नहीं आ रही? आ रही है आवाज बेटा? आवाज ओके है, चेक कर लिया गया है हमारे द्वारा। बिल्कुल। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, खमा घणी। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा चल रहा है क्या? एरिया। एरिया के अंतर्गत हम बात कर रहे थे किसकी? रेक्टेंगल की बात चल रही थी। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि आयत। और आयत की जो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी उनको एक बार थोड़ा सा हम रिपीट रिकॉल करेंगे जिससे कि आगे की क्लास प्रारंभ हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। पहली कंडीशन है कि अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, तो फॉर्मूला आपको बताया गया था लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 2 जो हमें काम पड़ेगा वो काम पड़ेगा आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला है किसका? आयत का परिमाप। सर पीसी में ऐप कैसे डाउनलोड करूं? विशाल जी उसके लिए आप साइट पर जाइए और रोजगार विद अंकित साइट पर जाकर के आप लॉग इन कर सकते हो। नंबर 3 जो कंडीशन काम में आनी है वो है आयत का विकर्ण यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और उसका फॉर्मूला होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कहने का मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर का आपको रूट लेना है। इसके अतिरिक्त हमने बात करी थी कि अगर कोई भी वृत्त आयत के अंदर बनाया जा रहा है जिसे हम आयत का अंतःवृत्त कहेंगे, उसकी त्रिज्या हमेशा चौड़ाई का आधा होगी। आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर हमेशा चौड़ाई का आधा होगी। इतनी चर्चा कल लास्ट में मैंने आपसे की थी और आशा करता हूं कि इस बात में आपकी कोई शंका, कोई संदेह, समस्या नहीं रही होगी। हालांकि कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे ऐप पर, इसलिए कई क्लासें अपलोड नहीं हो पाई हैं टाइम से, पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाई हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आज वो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कल रात को प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर ली गई है। और जो बार बार में बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी की वीओडी डलवानी थी राम सर की, वो प्रोसेसिंग में है, वो सारे आपके आज वीओडी डल जाएंगे। तो यहां तक सब ओके है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए यहां तक सब चीजें क्लियर थी, कोई समस्या तो नहीं थी, जिससे हम आगे बढ़े। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पर, क्योंकि आपको बताया था थ्योरी के बाद मैं एमसीक्यू साथ साथ में करवा रहा हूं। वृत्त के त्रिज्या लंबाई का भी तो आधा हो सकती है। रॉकी भाई अगर आप वृत्त की त्रिज्या कर रहे हो लंबाई का आधा, तो वहां समस्या क्या होगी ये देखो आप। ये एक आयत है। अब अगर इसके अंदर आप लंबाई का आधा लेते हो तो आप गौर करो, मान लो ये इसकी चौड़ाई मैं मानता हूं 2 सेंटीमीटर की और जो लंबाई है वो मैं मानता हूं 4 सेंटीमीटर की। अब अगर आप इस लंबाई का आधा करके, तो लंबाई का आधा करोगे तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर का अगर आप क्या बना रहे हो, वृत्त बना रहे हो, तो वृत्त बना रहे हो तो कंडीशन देखिए कि इसकी जो त्रिज्या की लंबाई है वो इस जगह रह जाएगी कितनी? 1 सेंटीमीटर। इधर तो पूरी 2 सेंटीमीटर ही आ जाएगी, इधर तो 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इधर आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब उस कंडीशन में क्या है कि जो वृत्त बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी आधा अंदर हो जाएगा और आधा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ना तो उसे आप अंतःवृत्त बोल सकते, ना ही उसे बाह्य वृत्त बोल सकते।
सकते, जबकि हम यहां बात कर रहे हैं कि आयत का जो अंतः वृत्त होता है, यानी जो वृत्त अंदर की तरफ बनता है, उसमें त्रिज्या हमेशा चौड़ाई का क्या होगी, हाफ होगी। हो गई बात क्लियर, इसलिए ये चीज करी गई है। चलिए बहुत बेहतरीन। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कहता है 6 सेंटीमीटर तो लंबाई है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेफ्ट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं, इस भूल में मत रहना विष्णु जी, क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नहीं बनते तो मैं इस चीज को क्यों करवाता। अब आप गौर करिए, मुझे एक आयत दिया गया है और उस आयत के लिए कहा गया है कि भाई उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितनी कितनी है। लंबाई तो है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, और हमें बताना है जी इसका विकर्ण, हमें बताना है जी इसका विकर्ण। और विकर्ण बताना है तो विकर्ण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, विकर्ण के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। और फॉर्मूला क्या बताया है कि, फॉर्मूला क्या बताया है कि आपको लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जो होती है उसका वर्ग करना है। तो 6 का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग करेंगे और उसका निकालेंगे अंडर रूट, उसका निकालेंगे अंडर रूट। तो 6 का वर्ग हो गया जी 36 और 5 का वर्ग हो गया जी 25। 36 और 25 मिलकर हो गए रूट 61, रूट 61। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मान सिंह जी का ए है, राम प्रसाद जी ए कर रहे हैं, नेहा बी, कोमल जी बी, रवि जी ए बी। तो आप गौर करिए रूट 61 है, ये क्या है रूट 61। अब यह एक कंसेप्ट आपको समझना है कि मान के चलिए रूट 4 को मैं सॉल्व करता हूं तो इसका जो रिजल्ट है नॉर्मली हम 2 दे देते हैं, नॉर्मली हम इसका उत्तर क्या देते हैं 2 देते हैं। लेकिन कोई भी रूट में पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है और उसका जब हम वर्गमूल ले रहे हैं तो उसका राइट आंसर जो होता है वो दोनों वैल्यूज में होता है, प्लस में भी और माइनस में भी। वो वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। तो इसी प्रकार रूट 61 जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, दोनों में आएगा रिजल्ट प्लस और माइनस, ये गलती नहीं करनी है। आया हुआ सवाल है लेटेस्ट, इसीलिए मैंने करवाया कि आप यह गलती कर सकते हैं। पहला ऑप्शन रूट 61 दिख रहा है तो हो सकता है आप इसे आंसर कर दें, बट ये आंसर नहीं होगा। सेम इसी कंडीशन का एक क्वेश्चन और है, इसका उत्तर आप फटाफट से मुझे बता दीजिए। वो कह रहा है एक आयत है जिसकी लंबाई है कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यहां भी आपको डायगोनल की लेंथ बतानी है, यानी विकर्ण की लंबाई बतानी है कि विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। सेम उसी कंडीशन का सवाल है, एक ही टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहां भी वही कंडीशन आपको करनी है, मुझे डायगोनल बताना है तो 9 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। 9 का वर्ग होगा जी 81 और 5 का वर्ग होगा जी 25, और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो रूट 106, रूट 106 ये मेरे पास वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू किस में होगी, प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में होगी तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी के उत्तर ए आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि अगर आपको आयत का डायगोनल यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या विकर्ण आपको बताना है तो कोई समस्या नहीं होगी, सवाल को आप इजी वे में सवाल में ही समाप्त कर सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है एक आयत की भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का हमें दे रखा है क्या, एक तो भुजा दे रखी है और एक उसका दे रखा है क्या, विकर्ण। एक दे रखा है उसका क्या, विकर्ण। दो चीजें वो हमको दे रहा है। तो देखिए एक भुजा दे रहा है 12 सेंटीमीटर की और विकर्ण दे रहा है 13 सेंटीमीटर का। मुझे आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है, और क्षेत्रफल या एरिया बताने के लिए सूत्र है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब समस्या क्या रही, अब समस्या क्या रही कि यहां पर आपके पास क्या नहीं है, चौड़ाई नहीं है। यहां पर आपके पास चौड़ाई नहीं है,
चौड़ाई नहीं है तो हम क्या करें, चौड़ाई नहीं है तो क्या करें। तो एक तो होता है कि चौड़ाई को प्राप्त करने के लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, तो मैं कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से लंब या आधार का वर्ग घटाऊंगा। 13 का वर्ग हो गया 169, 12 का हो गया 144, डिफरेंस लिया तो 25, और 25 का वर्गमूल आएगा मेरे पास 5। 25 का वर्गमूल आएगा मेरे पास 5। 25 का वर्गमूल मेरे पास 5 आएगा। इट मीन्स लंबाई तो मेरे पास ऑलरेडी थी, चौड़ाई हो गई 5, तो 12 गुणा 5 करेंगे 60 वर्ग मीटर। 60 वर्ग मीटर यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का आंसर हो जाता है, और एक स्वर में सभी का उत्तर ए आ रहा है। लेकिन क्या वास्तविकता में सवाल को इतना हल करने की जरूरत थी? आप गौर करिए, कर्ण उसने मुझे 13 दिया है, हाइपोटेनस जो है वो मुझे 13 दे रहा है, और 13 दे रहा है तो मैंने आपको खूब बताया कॉम्बिनेशन होता है 5, 12, 13 का। परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 5 और 12 का बनेगा। तो आप इसको यहीं खत्म कर सकते थे अगर आपको ट्रिपलेट्स अच्छे से याद हैं तो। 5 और 12 लंबाई और चौड़ाई 5 और 12, तो 12 पंजे 60। सर लेकिन प्लस माइनस तो रूट हटने के बाद आता है, रूट हटने के बाद आता है, लेकिन रूट हटता कब है? रूट हटता तभी तो है ना भाई। मान के चलिए एक्स स्क्वायर बराबर आप रूट में कोई भी वैल्यू ले रहे हो, तो जब आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये रिजल्ट प्लस माइनस में ही तो जाएगा ना। तो रूट निकलने के बाद प्लस माइनस आता है, लेकिन कोई संख्या अगर रूट में है तो वो अपने आप ही प्लस माइनस में चली गई ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल कितना है? 448 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल हमें दिया गया है, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए देखिए क्या होगा इस सवाल में। वो हमें क्षेत्रफल दे रहा है कितना? 448 वर्ग मीटर, और उसने एक बात बोली है, वो कह रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है? 12% अधिक है। कितनी अधिक है? 12% अधिक है। अब आप इस सवाल को दो प्रकार से कर सकते हो। दो प्रकार से कैसे? एक लंबाई चाहिए और एक चौड़ाई चाहिए। वो कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए लैंग्वेज पर, कि लंबाई जो है चौड़ाई से कौन? लंबाई कितनी अधिक है? 12%। अगर चौड़ाई में 100 ले लेता हूं तो लंबाई जो होगी वो इससे 12% अधिक होनी चाहिए। तो लंबाई हो जाएगी जी 112, लंबाई हो जाएगी 112। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से काटा तो 4 से 25 बार कट गया। तो ये लंबाई और चौड़ाई आ गई। लंबाई आ गई मेरे पास 28 और चौड़ाई आ गई मेरे पास 25। ये कंडीशन तो मैंने क्या करा? 100 मान के किया। भाई परसेंटेज है तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। परसेंटेज को तो या तो हम 100 मानकर सॉल्व करते हैं, या फिर परसेंटेज जो होती है उसको फ्रैक्शन बना करके। तो परसेंटेज के अंतर्गत 100 माना, 100 से 12% अधिक है 112। नंबर 2 हम कर सकते हैं कि वो कह रहा 12% अधिक है। 12% मतलब 12/100 है। 12% का मतलब फ्रैक्शन बनाएंगे 12/100। 4 से जब आप इसे काटोगे तो ये बन जाएगा 3/25। 3/25 यानी लंबाई 25 से 3 अधिक है। लंबाई 25 से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई 25 और 28, 28 और 25 आ गई हैं। अब हमें क्या दिया? उसने क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया तो इनके साथ मैंने रख लिया x। मैंने इनके साथ रख लिया क्या? x। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपको दिया है कितना? 448। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई जब आप कर रहे हो तो आप गौर करो यहां क्या क्या कंडीशन बनी आपके पास। लंबाई है 28x और चौड़ाई है 25x। तो x को x से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 448/28 गुणा 25। अब आप देखिए 14 से कटा, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, और 14 से फिर कट गया 2 बार, तो 2 से कट गया ये कितनी बार? 16 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 16/25 है, तो x की वैल्यू आ गई 4/5।
x की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई। अब आपको यहां बताना था, आपको यहां बताना था क्या, कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। क्या बतानी थी, चौड़ाई कितनी होगी। अब चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई हमने ली थी 25x, तो 25 गुणा 4/5, और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो 4×5 20 मीटर इसकी लंबाई, सॉरी चौड़ाई होगी। 20 मीटर इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। अब बात ये कि इस सवाल को प्रॉपर हमने किस तरीके से किया। पहले तो हमने ये समझा कि लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से निकलेगी। तो उसने कहा कि क्षेत्रफल 448 है, लंबाई चौड़ाई में जो संबंध दिया वो दिया कि लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको समझाई है कि चौड़ाई 100 मान लेता हूं तो लंबाई 112, रेशो आ गया 25 और 28, या 12% को फ्रैक्चर बना करके भी आप उत्तर ज्ञात कर सकते थे। नंबर 2 कंडीशन आप क्या कर सकते हो, नंबर 2 कंडीशन आप क्या कर सकते हो, तो आप गौर करो, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कि ऑप्शन से आप उत्तर निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन ले लेकर देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मान के चलिए 14 मीटर में चौड़ाई मानता हूं, तो 14 का 112% निकालोगे तब आपकी क्या आएगी, लंबाई आएगी। 16 है, 16 का 112% निकालोगे तब आपकी लंबाई आएगी। 18 है, 18 का 112% निकालोगे तब आपकी लंबाई आएगी। और इसी प्रकार 20 का 112% निकालोगे तब जाकर के, सॉरी 112% निकालोगे तब जाकर के आपकी क्या आएगी, लंबाई। फिर उनका गुणनफल भी क्या आना चाहिए, 448 आना चाहिए, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए ऑप्शन पर अगर आप जाओगे तो निश्चित रूप से आपको समय अधिक लगेगा। बाकी इतना बड़ा सवाल नहीं था, केवल यहां ये चीज आपको मुझे समझानी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी सर आपने भुजा को लंबाई माना, वो मैंने मेरी तरफ से नहीं माना। आप भुजा को लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस सवाल में। पिछले सवाल की बात कर रहे हो आप। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई है x² प्लस XY प्लस y²। गौर करिए, लंबाई वो दे रहा है x² प्लस XY प्लस y², और चौड़ाई जो है वो दे रहा है आपको x² माइनस 5xy माइनस y²। क्लियर है। जब x बराबर 1 है और y बराबर -1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो इस भूखंड का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप, पेरीमीटर। सर 112 और 110 को 2 से नहीं काट सकते क्या, 112 और 110, 110 कहां से आए बेटा आपके। अब आप देखो, हमें इसका परिमाप बताना है, परिमाप मतलब पेरीमीटर बताना, और पेरीमीटर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ। ये मेरा फॉर्मूला है। अब अगर मैं x और y की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो x की वैल्यू आपको दी गई है 1, तो 1 रखते हो तो आप गौर करो क्या होगा, 1 का वर्ग प्लस x का मान 1 है, y का मान -1 है, प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है 1 का वर्ग 1 और प्लस माइनस मिलके -1, और ये माइनस का वर्ग करोगे प्लस, तो लंबाई तो आ जाती है 1। इसी प्रकार चौड़ाई की बात करें तो x² यानी 1 का वर्ग -5, x का मान 1 है, y का मान -1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 हुआ, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 5, और -1 का वर्ग 1 होगा, और -1 माइनस से प्लस कट गया, चौड़ाई आ गई 5। अब आप गौर करो, इस सवाल में लंबाई तो आई है मेरे पास 1 और चौड़ाई आई है मेरे पास 5, और मुझे पेरीमीटर बताना था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 और 1 6, 6 दूनी 12 मीटर, 6 दूनी 12 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। 4 को रिपीट करना है, देखिए 4 को एक बार फिर से देख लो भाई तुम, 4 अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है एक बार फिर देख लीजिए। सवाल क्या था, एक आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 12% अधिक है, ये वो लैंग्वेज दे रहा है। अब मैं ना तो लंबाई प्राप्त कर पा रहा हूं ना चौड़ाई प्राप्त कर पा रहा हूं, तो बात ये
कि लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें मुझे पहले प्राप्त करनी पड़ेंगी। तो वो क्या कह रहा है, लंबाई किससे, चौड़ाई से 12% अधिक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले लंबाई और चौड़ाई में तुलना करो तो चौड़ाई आप 100 मान लीजिए तो लंबाई 112 होगी या नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। अब इसको 4 से काटते हैं तो ये 28 बार कटता है और ये 25 बार कटता है। अब चूंकि मुझे क्षेत्रफल दिया है और क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी दो संख्या गुणा हो रही हैं और दो संख्या गुणा हो रही हैं तो इनके साथ x रखना पड़ेगा। 28x गुणा 25x बराबर आपको दिया गया है 448। x को x से मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर आया था, बाकी संख्या में दूसरी तरफ ले गया तो 448 बटे 28 गुणा 25 आया और 28 से आप डायरेक्ट काट दीजिए, 16 बार कट गया तो x की वैल्यू आपके पास 4/5 आ जाती है। एक्स स्क्वायर बराबर 16/25 है तो x की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। मुझे चौड़ाई बतानी पड़ेगी जो मैंने 25x मानी थी, 25x मानी थी तो x की वैल्यू 4/5 है। 5 से इसे आप काटोगे 5×25 तो 20 मीटर आपकी चौड़ाई आ जाती है। 20 मीटर आपकी चौड़ाई आ जाती है। सर इसमें हम चौड़ाई 25 रेशियो आने के बाद 25 का मल्टीपल देख सकते हैं। चौड़ाई 25 रेशियो आने के बाद 5 का मल्टीपल दे सकते हैं। हाँ ये काम कर सकते हो बिल्कुल ममता जी, ये आपने सही बोला है कि ममता जी जो बोल रही हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो आ रहा है 28:25। 28:25 आया, इसका मतलब ये हुआ कि चौड़ाई जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। 5 का मल्टीपल यानी 5 का गुणज होगी, यानी 5 का भाग जा रहा होगा और वो एक ही ऑप्शन है। ये जरूर आप लगा सकते हो, बिल्कुल ये स्मार्ट अप्रोच इस पे लग जाएगी कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 का भाग जा रहा है, तो यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसी आयत की लंबाई है p, किसी आयत की लंबाई है p और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिए। आयत की लंबाई दे रखी है मुझे p और इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई का, तो लंबाई क्या है p का 1/3 है, लंबाई का 1/3 यानी p/3 है। और मुझे बताना है एरिया, मुझे बताना है एरिया, एरिया बताना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p² और ऑब्लिक में 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हिम्मत जी एकदम सही आंसर है। आयत की लंबाई हमें p दी गई है और चौड़ाई की जब वो बात कर रहा है तो कह रहा है लंबाई का 1/3 होगी, तो लंबाई p का 1/3 का आप जानते हो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में बदलता है, तो चौड़ाई p/3 हो गई। क्षेत्रफल मुझे प्राप्त करना था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो p को p/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p²/3, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट, चीजें आपके समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? बोलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, आपके जवाब मेरे पास आ चुके हैं। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है और पार्क का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उस आयत का क्या ज्ञात करना है, परिमाप। और परिमाप मींस मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पार्क का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई 9x हो गई, चौड़ाई हमारी 5x हो गई, बराबर 180। 9×5 45, 45 से कट गया ये 4 बार, x² बराबर 4 आता है, तो आप कहोगे कि सर x की वैल्यू 2 होगी।
एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 है। मुझे बताना था पेरीमीटर, मुझे बताना था पेरीमीटर। फॉर्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 9 और 5 14, 14 दूनी 28, 28x, 28x और x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है। तो मेरा आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। एक कंडीशन तो ये हो गई, ध्यान दीजिए। मुझे लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है वो दिया गया है 9:5 और साथ में मुझे क्षेत्रफल दिया गया था, एरिया दिया गया था 180। तो फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। 9 पंजे 45 से 180 कट गया 4 बार, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 2। पेरीमीटर बताना था, पेरीमीटर मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 28x मेरा रिजल्ट आता है, 28 को 2 से गुणा करने पर 56। नंबर 2 कंडीशन आप इसमें क्या कर सकते थे, ध्यान दीजिए, वही स्मार्ट अप्रोच वाली बात आ जाती है कि आप गौर करिए, लंबाई और चौड़ाई जो है उसका रेशो है 9:5, 9:5 यानी 14 इसका टोटल हुआ, और 14 को 2 से गुणा करूंगा तो रिजल्ट आएगा 28। यानी मेरा पेरीमीटर जो होगा वो 28 का क्या होगा, गुणज होगा, 28 का मल्टीपल होगा, 28 का गुणज होगा। 28 का गुणज केवल सवाल में एक ही था, 56। 28 का मल्टीपल सवाल में एक ही था, या कह सकते हैं कि 28 का भाग जिस संख्या में चला जाए वो एक ही थी, 56 मेरा डायरेक्ट उत्तर आ सकता था, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। पर डायरेक्ट में स्मार्ट अप्रोच पे इसलिए नहीं ले जा रहा कि मल्टीपल है या नहीं है, इस चीज को एकदम बच्चा नहीं समझ पाता है, इसलिए पहले हमें चीजें बेसिक से समझानी पड़ती हैं। जब वो चीजें उसके क्लियर होती है, क्योंकि आप गौर करो जो मैं परिमाप निकाल रहा हूं वो 28x आ रहा है, यानी जो भी मेरा रिजल्ट होगा वो 28 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 28 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऐसी मेरे पास एक ही संख्या थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है, एक आयत की भुजाओं का अनुपात है 6:5, भुजाओं का अनुपात है 6:5 और चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम वही कंडीशन का सवाल है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि अब की बार वो क्षेत्रफल ना देकर लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस दे रहा है और आयत का परिमाप हमें बताना है। और गौर करोगे तो इसका भी आंसर विद इन 5 सेकेंड में आ जाएगा, गौर करोगे तो इसका आंसर भी विद इन 5 सेकेंड में आ जाएगा। अब क्या होगा इसका आंसर इन चारों में से, तो देखिए आयत की, सर इसको गुणा 2 से क्यों किया, बेटा सूत्र होता है ना दुष्यंत, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप देखिए आयत की भुजाएं 6x और 5x, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। वो कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 25 मीटर कम है। आप गौर करिए चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है, x कम है, तो x की वैल्यू कितनी है, 25 है। x की वैल्यू कितनी है, 25। 25 अगर करते हैं तो 25 गुणा 6 करेंगे, लंबाई तो आ गई 150, लंबाई तो आ गई 150, और 25 गुणा 5 करेंगे तो चौड़ाई आ गई 125, लंबाई आ गई आपकी 150, चौड़ाई आ गई 125। पेरीमीटर बताना था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ये हो गया जी 150, 300, 275, 275 और 275 को 2 से गुणा करोगे तो 550 मीटर, 550 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। दुष्यंत जी सी कैसे आ गया बेटा, 560, 560 कैसे आया भाई, 25 पंजे 125, 25 सिक्के 150, 275, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, बिल्कुल 550 ही आएगा। सी कैसे आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपसे पहले ही बोला था विद इन 5 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अभी पिछले सवाल में मैंने क्या सिखाया था आपको, आप अनुपात देखो 6:5 है, अनुपात है 6:5 यानी 11, यानी 11, और 11 जो भुजाओं का योग होगा उसको 2 से गुणा करोगे तो 11 दूनी 22,
11 दूनी 22, यानी मेरा जो उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। मेरा जो उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का गुणज होगा। एक ही ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल है। कैसे होगा बेटा? डी नहीं होगा। आप गौर करिए, फिर से समझिए। लंबाई का रेशो 6x है, चौड़ाई का रेशो 5x है। वो कह रहा है चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है। कम है का मतलब है लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 25 है। और मैंने देखा तो डिफरेंस आया मेरे पास x। भाई 6x और 5x में कितना अंतर है? तो x की वैल्यू 25 है, तो 6x 25 छिक्के 150 हो गई लंबाई। चौड़ाई की अगर बात करें 25 पंजे 125, पेरीमीटर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 150 और 125 मिलके 275 है। 275 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर 550 ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने बता दिया, आप गौर करो, लंबाई और चौड़ाई का रेशो 6:5 दे रहा है। मुझे पेरीमीटर बताना है तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आप करोगे ही ना। 6 और 5 11, तो 11 का गुणज ही तो आपका उत्तर होगा। और 11 का गुणज इस प्रश्न में केवल एक ही है, 550। सोच लीजिए कितनी देर का सवाल था। अब आप पूरा ये चीज निकाल रहे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है। इसका परिमाप 64 मीटर है। तो इसका क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या इसका क्षेत्रफल 256 होगा? क्या इसका क्षेत्रफल 247 होगा? क्या इसका क्षेत्रफल 264 या 238? अब आप गौर करिए, मुझे परिमाप दे रखा है और लंबाई चौड़ाई में अंतर है कितने का? 6 मीटर का। तो एक तो मेरी लेंथ चाहिए मुझे और एक मुझे ब्रेथ चाहिए। अब वो खुद कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो कितना है? 6 है जी। तो आप मान के चलिए कि लंबाई ले लेते हो x, तो चौड़ाई लोगे आप x माइनस 6। बोलो लोगे या नहीं लोगे? लंबाई अगर x ले लेते हो तो चौड़ाई क्या होगी? x माइनस 6 होगी, यानी कि 6 कम होनी चाहिए। आगे मुझे वो क्या दे रहा है कि उनका जो परिमाप है वो कितना है? 64 मीटर। परिमाप यानी पेरीमीटर, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई मुझे दी गई है 64। तो 2 से आप इसे काटोगे, ये 32 बार कटा। x और x मिलकर हो गए, x और x मिलकर हो गए 2x। और ये माइनस का 6 पक्षांतरण में जाएगा तो 32 और 6 38। तो 2 से कट गया जी 19 बार। 2 से कट गया जी 19 बार, तो x की वैल्यू आ गई 19। और x की वैल्यू 19 आ गई तो आप गौर करिए, x आपने किसको माना था? आपने लेंथ को माना था। ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ की हम बात करें तो ब्रेथ जो है हमारी वो थी x माइनस 6। x माइनस 6 यानी 19 माइनस 6। 19 माइनस 6 करोगे तो 13 आएगा। तो मुझे क्षेत्रफल बताना है, लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा। लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा, 9 तिया 27 का इकाई अंक 7 आएगा। 7 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक ही ऑप्शन है, 247, वही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और भी आप कर सकते थे कि जैसे आपकी लेंथ 90 आई, जैसे आपकी लेंथ 19 आई, तो क्षेत्रफल जो होगा वो 19 का गुणज होगा। क्षेत्रफल जो होगा वो 19 का गुणज होगा। ये चीज मेरे समझ में आ रही है, क्योंकि लंबाई मेरी 19 आई है तो मुझे देखना था इन चारों में कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो 19 का मल्टीपल है, जिसमें 19 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और वो अगर आप गौर करोगे तो केवल एक ही मिल रहा है, केवल एक ही मिल रहा है, 247। दोबारा से देख लीजिए, लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 है। लंबाई मैंने x मानी तो चौड़ाई से 6 कम कर दी। मुझे उसने पेरीमीटर यानी परिमाप 64 मीटर दिया है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 64 है। 2 से 64 कट गया 32 बार। x x मिलके 2x माइनस 6 का पक्षांतरण करोगे, 32 प्लस 6 38। x की वैल्यू 19 आ गई। x की वैल्यू 19 आ गई तो 19 में से 6 कम करोगे तो आपका 13 आएगा। और 13 आएगा तो 13 आपकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। 19 गुणा 13, क्यों? लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल विष्णु जी, क्वेश्चन में डाल दूंगा। नेक्स्ट है, ये आपके होमवर्क के लिए,
ये होमवर्क खूब बड़ा सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। ये 10वां सवाल है। काफी मैंने आपको आयत के सवाल बताए हैं, रेक्टेंगल के सवाल मैंने आपको समझाए कि रेक्टेंगल में किस किस प्रकार के हमें सवाल मिलने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्लास खत्म हो गई है। आयत का कंसेप्ट मैंने कल बता दिया था, इसके बाद आज मैं उसके अलग अलग प्रकार के आपको सवाल लेके आया हूं। और अब हम आगे बढ़े तो हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज, हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज में हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं, दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। ये दो चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद भी कुछ चीजें और बनेंगी। एक तो ये बना जी, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा ये बन गया जी, और तीसरे की अगर हम बात करें तीसरा ये बन गया जी। ये तीन चित्र आपके सामने हैं, ये तीन चित्र आपके सामने हैं। पहला जो चित्र है आपके सामने, पहला जो चित्र आता है उसको उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेलल, पैरेललोग्राम, ये लो जी साहब। और पैरेलल शब्द आ रहा है, इसका मतलब समांतर शब्द होगा। दूसरा चित्र आपको इसी प्रकार का दिख रहा होगा, लेकिन इस चित्र को हम बोलते हैं सम चतुर्भुज, इस चित्र को हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस। और नंबर 3 जो चित्र है आपके सामने उसे हम बोलते हैं जी समलंब चतुर्भुज, उसे हम बोलेंगे जी समलंब चतुर्भुज। इट मींस ट्रेपेजियम। तो चतुर्भुज के अंतर्गत ये 3 चतुर्भुज और हैं। सर ये ऊपर कोने में दिख रहा है उसे हटा दीजिए, क्या दिख रहा है? चलो इधर ध्यान दीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? नाम में चतुर्भुज आ रहा है तो चतुर्भुज तो होगा ही होगा, चतुर्भुज तो होगा ही होगा। अब कंडीशन ये कि इसकी क्या विशेषता है, तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हों, समान व क्या हों? समांतर हों। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं विपरीत, टाइम को हटवा दीजिए, टाइम नहीं हटेगा देशराज जी, टाइम तो इसमें चलता रहेगा, वो इनबिल्ट फंक्शन है। तो देखिए अगर इसको हम नाम दें ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये भुजा और ये भुजा ए बी और सी डी, इसमें ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, और ए डी बराबर है किसके? बी सी के। एक चीज तो ये, क्योंकि वो कह रहा आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। साथ ही साथ ए बी समांतर होगी सी डी के, ए बी समांतर होगी सी डी के, और इसी प्रकार ए डी समांतर होगी बी सी के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए? समांतर और समान होनी चाहिए। अब यह एक शर्त और है कि आयत जो होता है उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं, लेकिन उसमें और इसमें फर्क जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा भाई? आयत में भी तो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और समांतर भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो इसको हम आयत क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आयत का
प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। आयत की ये पहली शर्त है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, जबकि यहां कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ये विशेष चीज है इसकी, कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए कि आयत में कोण 90 डिग्री का होता है, यहां कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसीलिए मैंने जब रेक्टेंगल या आयत बताया था तो वहां एक चीज समझाई थी कि कई बार हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, तो वहां स्टूडेंट क्या जवाब दे देता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर या चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। अब आमने सामने की भुजाएं समान तो हमारे पैरेललोग्राम में भी हो रही हैं, समांतर चतुर्भुज में भी होती है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है किसका, एंगल का। वहां 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री नहीं होगा। बात करूं मैं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस गुणा हाइट। अब बेस कौन है यहां पर, आधार की हम बात करें तो आधार है यहां पर कौन, ए बी। आधार कौन है यहां पर, ए बी है, और हाइट आपको मिली जाएगी। ये भी बात है चारों भुजाएं समान हो सकती हैं क्या, उस पर अभी पहुंचेंगे। चारों भुजाएं समान होंगी तो हमें क्या करना है। अब बात ये कि सूत्र आधार गुणा ऊंचाई जो लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है, आप गौर करिए। मैं ये एक चित्र बनाता हूं, ये मैंने एक चित्र बनाया। अब इसको मैं समांतर चतुर्भुज नहीं कह सकता क्योंकि इसकी ये दो भुजाएं तो समांतर हैं पर ये वाली दो भुजाएं समांतर नहीं है। अब आप गौर करिए कि अगर मैं इस साइड ये एक छोटा सा हिस्सा बना दूं इस प्रकार, ये हिस्सा बना दूं, अब आप गौर करिए अगर इस हिस्से को मैं इसमें मिलाऊं, अगर इस हिस्से को मैं इसमें मिला देता हूं तो ये आयत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ये आयत दिख रहा है, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई इस आकृति को उठा के थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा, बड़ी समस्या है। हो गया क्या, हाँ, इसको उठा के अगर मैं इधर लगा देता हूं, देखो इस तरीके से, तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो समांतर चतुर्भुज में यही मतलब है कि इसका जो बाकी का हिस्सा है वो जो होता है वो क्या होता है, एक आयत का निर्माण करता है, और आयत में सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसलिए इसको आधार गुणा ऊंचाई बोलते हैं। अब अगली हम बात करें तो अगली बात है हमारी किसकी, समचतुर्भुज की। अगली बात जो है वो किसकी है, समचतुर्भुज। तो राहुल जी आपके सवाल का जवाब आएगा, समचतुर्भुज की बात करें तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो। यानी कि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं और समांतर भी होती हैं, बट कोण जो होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। ए बी सी और डी, ये चार हमारे क्या है, वर्टेक्स है। अब यहां क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस सूत्र का या जिस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे वो होगा ये क्या है, ये हैं जी इसके विकर्ण। विकर्ण मतलब D1 और D2, ये इसके क्या है, विकर्ण है। D फॉर डायगोनल, यानी कि विकर्ण। तो अगर हमें समचतुर्भुज का बताना है क्षेत्रफल,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1 d2, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा, ये तो पहले वाले में भी लग रहा है सर, लग रहा है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस बताया ना। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज जो होता है उसमें चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां तो फॉर्मूला लगता है आधार गुणा ऊंचाई, और यहां फॉर्मूला लगेगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। फिर मैं पहुंचता हूं तीसरी कंडीशन पर, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रेपेजियम। और इसमें अगर आप गौर करोगे, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहां कंडीशन क्या बनती है, यहां कंडीशन बनती है क्या, देखिए, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, हमारा क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, जैसे मान के चलिए इसका नाम है MNOP, MNOP। अब अगर आप गौर करोगे तो MN और OP, MN और OP जो भुजा हैं, MN और OP, MN और OP जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, यानी पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल है। और अगर किसी समचतुर्भुज में केवल एक जोड़ा समांतर हो तो वो हमारा कहलाता है क्या, समलंब चतुर्भुज। क्या कहलाता है वो, हमारा समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज कहलाता है तो मान के चलिए, मान के चलिए इन भुजाओं का नाम है एक्स और वाई, इन भुजाओं का नाम है एक्स और वाई, और इन भुजाओं के बीच की जो दूरी है, इन भुजाओं के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये बीच की दूरी है, जिसे मैं हाइट भी कह सकता हूं, जिसे मैं हाइट भी कह सकता हूं, दूरी भी कह सकता हूं, और दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी के साथ साथ ऊंचाई भी हम कह सकते हैं। तो यहां अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी 1/2 गुणा, एक भुजा का नाम x दिया है, एक का नाम y दिया है, x प्लस वाई, और गुणा किससे, h से। गुणा किससे, एक्सर वर्ग में भी 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर होता है, सेम है क्या ये थोड़े, हाँ वही बात है, वहां विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर कर देते हैं। और चूंकि यहां विकर्ण अलग अलग हैं इसलिए d1 d2 आता है। तो 1/2 गुणा x गुणा y गुणा h, यानी 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं हैं तो दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। समांतर भुजाएं हैं तो निश्चित रूप से उनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। देखो वर्ग की जैसी ही आपकी आकृति क्या बनेगी, समचतुर्भुज बनेगी। वर्ग की जैसी आकृति आपकी समचतुर्भुज बनेगी, और आयत की जैसी आकृति आपकी क्या होगी, समांतर चतुर्भुज होगी। अब यहाँ कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है, सभी समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस जो होते हैं, सभी समचतुर्भुज जो होते हैं, सभी समचतुर्भुज जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। कहने का मतलब है एवरी रोम्बस, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एक बात ये याद रखनी है, जिस प्रकार, जिस प्रकार, बस जिस प्रकार आपका
तो जिस प्रकार आपका पहले भी एक कंसेप्ट आया था कि जितने भी वर्ग हैं वो सब आयत होते हैं, जितने भी वर्ग हैं वो सब क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो आयत से समांतर चतुर्भुज बनाया और वर्ग से हम समचतुर्भुज बना रहे हैं एक तरीके से, बस केवल उनको तिरछाई तो कर रहे हैं, एंगल 90 से हटा रहे हैं। भाई वर्ग में 90 का एंगल होता है, ये है, ये वर्ग है, इसको थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा तिरछा कर दो, समचतुर्भुज बन गया। आयत है, उसको लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, इस प्रकार उसको थोड़ा सा घुमा दो, वो आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। तो सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, पर सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो यह आवश्यक नहीं है। और यहां एक कंडीशन और है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, की भुजाओं के मध्य बिंदु, की भुजाओं के मध्य बिंदु को लेकर बनाई गई, को लेकर बनाई गई अंतः आकृति, अंतः आकृति का क्षेत्रफल हमेशा, का क्षेत्रफल हमेशा बाहर वाली आकृति, बाहर वाली आकृति का आधा होगा, बाहर वाली आकृति का आधा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी ये कि मान के चलिए आप सवाल में ये देखिए, जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु लेता हूं, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु, इनको लेकर के जो आकृति आप बनाओगे, तो जैसे इस समांतर चतुर्भुज को तो मैं ABCD नाम दे देता हूं, और इसको दे देते हैं जी हम PQRS नाम, इसको नाम दे देते हैं हम PQRS। तो अगर मान लीजिए मुझे PQRS का क्षेत्रफल बताना है, PQRS का क्षेत्रफल बताना है, तो वो बराबर होगा ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल जो भी होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। यही कंडीशन आपकी समांतर चतुर्भुज में होगी और यही कंडीशन आपकी समचतुर्भुज में होगी। तो इनडायरेक्ट वे में क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल जो है उसके पांचों टाइप मैंने आपको बता दिए। आयत और वर्ग, आयत और वर्ग के मैंने आपको थ्योरी भी बता दी, क्वेश्चन भी बता दिए। बाकी समलंब, समांतर और समचतुर्भुज है, इनकी आज हमने थ्योरी करी है, अभी भी इसमें कुछ पॉइंट रह रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। बाकी क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से आएंगे, उनकी चर्चा करेंगे हम कल। अब मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसी रही आज की क्लास, चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई। बिल्कुल आधा होगा, समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी इसमें और भी चीजें हमें समझनी है, सारी चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी मेन जो कंडीशंस है, एरिया या क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, वो चीज मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो एक बार मुझे सभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसी रही आज की क्लास, मजा आया कि नहीं आया, चीजें समझ में आई या नहीं आई। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या नाम से सूत्र इतने सारे कैसे याद करें, बस एक ही चीज है, रिपीटेशन करो बस। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस खूब करवाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको खूब बता दिया है, कई MCQs तो मैं यहीं करवा देता हूं, उसके अलावा जो मैराथन लेते हैं वहां खूब तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वर्कशीट हम आपको दे रहे हैं, इतनी जगह आपका काम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल पुनः कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।